नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आरआरबी एनटीपीसी की क्लास है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों पोस्ट के लिए। जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि लास्ट समय में सर्वर का और पेमेंट का इशू हो जाता है। फॉर्म फिल करते समय पूरी चौकसी बरतिए, पूरा ध्यान रखिए ताकि कोई भी गलती ना हो। मोबाइल वाला फोटो अपलोड नहीं करना है, ठीक है। मस्ट जाइए स्टूडियो में फोटो खिंचाइए, उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में ले लीजिए, उसका रेजोल्यूशन सेट कर लीजिए, उसके बाद आप अपलोड करिए। बहुत से लोग मोबाइल से सेल्फी लेके अपलोड करते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी जंग जीतने का सबसे पहला रूल है कि आप अपने हथियार को संभाल के रखो, अपने हथियार को प्रॉपर धार करके रखो। तो आपका हथियार क्या है? यहाँ पे फॉर्म भरना है। अगर आप ढंग से फॉर्म ही नहीं भरे, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो तैयारी का मतलब क्या है? तो फॉर्म भरते हुए एकदम ध्यान रखना है, बिल्कुल चौकसी बरतनी है, बिल्कुल चौकन्ना रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम लोग एनटीपीसी की क्लास के लिए हम लोग टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। हमने 4-5 क्लासें कर चुकी है, ठीक है। कल हम आपका शेयर बाजार और सेबी पढ़े हैं, उसके बाद अपन उद्योग पढ़े हैं। आज एक छोटा सा और बहुत प्यारा टॉपिक जिससे 1,00,000% श्योर है क्वेश्चन आता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक है बजट। 2024-25 के बजट को देख के तो पूरा देश हिला हुआ है ना। ये बजट जनता का नहीं, टैक्स का बजट है, ऐसा कहा जा रहा था। उतना अपने को जाना नहीं है। बजट के बारे में अपने को अध्ययन करना है, इसके इतिहास को अध्ययन करना है, ठीक है। कैसे बजट आया, क्या हुआ, क्योंकि बजट का आप जो करंट पढ़ोगे, 2024-25 का जो यूनियन बजट पढ़ोगे, तो उसमें आपको क्या है, उसमें आपको डेटा याद करना पड़ेगा, परसेंटेज याद करना पड़ेगा, तो वो तो बदलते रहता है, तो उस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। बजट के इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि, ठीक है, बजट के इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि पे हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। साथ में देख लेंगे थोड़ा बहुत पार्ट जीएसटी का, ठीक, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बजट को एक लाइन में समझा रहा हूं जो आपके दैनिक जीवन में होता है, ठीक है। एक लाइन में समझा रहा हूं जो आपके दैनिक जीवन में होता है। आपको जाना है कहां? मूवी। आपको जाना है मूवी, और आपके पास है 200 रुपए। आपके पास कितना रुपए है? 200 रुपए, ठीक है। आपको पता है 120 रुपए की टिकट आएगी, ठीक। 40 रुपए का बाइक में पेट्रोल डालेंगे, ठीक। उसके बाद जब निकलोगे तो 10 रुपए की चाय पियोगे, ठीक है। कितना हो गया जी? 120, 40, 60, 70, ठीक। 10 रुपए का गुटखा पानी सिगरेट, ठीक है। 10-5 रुपए खर्चा हो गया, 200 रुपए खर्चा। पूरा एस्टिमेट बैठ गया 200 रुपए का। जो ये एस्टिमेट बैठा है यही है बजट। जो ये एस्टिमेट आप बैठाए हो कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं यहां खर्चा करूंगा, यही है बजट। आय और व्यय का, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाना ही क्या है दोस्तों? बजट, ठीक है। अभी आपको दिवाली में घर वाले देंगे 5,000 रुपए कपड़ा लेने के लिए या सब सामान लेने के लिए, तो आप क्या करोगे? 5,000 रुपए का बजट बनाओगे कि मैं इतने का कपड़ा लूंगा, इतने का ये लूंगा, उतने का जूता लूंगा, दुनियादारी लूंगा। तो यही आय और व्यय का अनुमान लगाना कि भैया मेरे पास ये है और मैं इतना खर्चा करूंगा, यही है बजट। हमने घर में बोलते हुए सुने होंगे, अरे यार महंगाई बहुत बढ़ गई है, बजट हमारा बिगड़ गया है। मतलब हमारा कैलकुलेशन बिगड़ गया है, पैसा है नहीं, खर्चा बढ़ गया है, ठीक है। तो वही है बजट। देख लेते हैं बजट शब्द का विकास। फ्रेंच शब्द, कौन से शब्द? फ्रेंच शब्द, ठीक है। ये फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द में भी कौन सा शब्द है? बुजेट।
क्या? बुजेट। बुजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक छोटा चमड़े का थैला। ये देख रहे हैं, चमड़े का थैला। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। जब वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि बजट खोला गया। इसके बाद वार्षिक आय व्यय के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ये देखिए, ये चमड़े का थैला है, इसी को बजट। चमड़े के थैले को कहते थे बुजट, चमड़े के थैले को कहते थे बुजट, और उसी से शब्द क्या बना? बजट। इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री जब यही आय व्यय के लेखे को, आय व्यय के एस्टीमेट को अपने चमड़े के थैले में रख के लटका के गए संसद में और बोले चलो भाई क्या क्या आय व्यय करना है बताओ, तो वो चमड़े के थैले को खोल के वो कागज लोग को निकाल रहे थे, तो लोग उसका मजाक उड़ाए। देखो बजट खुल रहा है, बजट, बजट मतलब वो चमड़े का बैग बुजट, तो वो खुल रहा है बजट। तब से आय व्यय के लिए क्या हुआ? तब से आय व्यय के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया गया। बजट कोई आय व्यय का शब्द नहीं है, एक्चुअल में ये चमड़े के थैले का शब्द है, लेकिन आय व्यय का जो एस्टीमेट है वो कहां रखा गया था? आय व्यय का जो एस्टीमेट है वो रखा गया था चमड़े के थैले में। तो जब चमड़े के थैले को खोला गया तो बोला गया बजट खुल रहा है, बजट, तो उसी से क्या हुआ? आय व्यय के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि क्या, अरे उसने तो अपना खजाना ही खोल दिया। खजाना खोल दिया मतलब अपना पूरा पैसा खर्चा करने के लिए लगा दिया। भैया खजाना खोल दिया मतलब ऐसा थोड़ी तिजोरी का द्वार खोला है, वो एक कहावत है, वैसे ही एक कहावत के अनुसार बन गया। इसी ऐसे ही चमड़े के थैले में कागज रखा हुआ था, जब चमड़े के थैले को खोला गया तो क्या बोल रहे हैं? बजट खुल गया, इसीलिए क्या हुआ? बजट नाम पड़ा। ठीक है, तो भैया ये आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। शब्द था बुजेट, बुजेट से बना बजट। कौन? रॉबर्ट वालपोल। कहां? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब अपनी संसद में चमड़े का थैला खोलकर क्या प्रस्तुत किए? आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किए, तो उसको बोल दिया गया बजट। मजाक मजाक में बात हो गई, देखो मजाक मजाक में शब्द फेमस हो गया। चलिए, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिन को जाता है, लॉर्ड कैनिन को। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य जेम्स विल्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन? जेम्स विल्सन। अरे ठीक है, कौन? जेम्स विल्सन कार्यकारिणी सदस्य थे, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को वित्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। यह पूछा गया है, ग्रुप डी रेलवे में ही पूछा गया है। बजट प्रणाली का संस्थापक कौन है? जेम्स विल्सन। भारत में कैसे आया ये? भारत में क्या हुआ आपको पता है? अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? कैनिन थे। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद भारत में जो सत्ता संचालन का अधिकार कहां चले गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से चल के क्राउन के हाथ में चले गया था। ठीक है, तो उसी समय कैनिन ने एक क्या बोल सकते हैं, पहली बार विशेष सदस्य जेम्स विल्सन को नियुक्त किया, और जेम्स विल्सन ने किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत में पहली बार उन्होंने ही क्या किया था? बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, संविधान के अनुच्छेद 112 हमेशा पूछता है, ये चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ देगा, चाहे इकोनॉमिक्स में पूछ देगा। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, मैं बताया हूं हमारा वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान में बजट के लिए प्रयुक्त शब्द को केंद्र सरकार द्वारा बजट कहा जाता है। राज्य सरकार के बजट के संबंध में 202 में व्यवस्था की गई है। अब पूरी कहानी सुनिए। हमारे हम लोग इतना बजट बजट करते हैं ना, हमारे संविधान में बजट शब्द है ही नहीं। यह पूछा जाता है संविधान में बजट शब्द के लिए क्या उपयोग किया गया है? उसके लिए किया गया वार्षिक
वित्तीय विवरण, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे संविधान में बजट शब्द है ही नहीं, उसके बदले अनुच्छेद 112 में कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, एक साल का वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भैया हमको कितना पैसा मिलेगा और हम कितना पैसा खर्चा करेंगे, यही है बजट। पर इसको बजट नहीं कहा गया, इसको कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है तो नहीं है, उसके बदले क्या शब्द का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। इसमें सरकार क्या करती है, अपने एक साल, वो एक साल कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उस एक साल में कहां से पैसा आएगा और उस पैसे को कहां खर्चा करना है, उस एक साल में कहां से पैसा आएगा और उस पैसे को कहां खर्चा करना है, इसका पूरा डिटेल आपको कौन देगी, सरकार देगी, ठीक है। एक साल में कहां से पैसा आएगा, उस पैसे को कहां खर्चा करना है, इसका डिटेल आपको सरकार देगी और उसी डिटेल को बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, और उसी वार्षिक वित्तीय विवरण को बोलते हैं क्या, बजट। पर संविधान में बजट की शब्द की व्यवस्था नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 112 में, यह केंद्र सरकार के लिए है। राज्य सरकार के लिए कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 202 में, ठीक है। तो यह चीज याद रखिएगा कि हमारे यहां बजट शब्द है नहीं। बजट आपको होप सो समझ में आ गया होगा, हमको कितना पैसा मिलेगा, हम कितना पैसा कहां खर्चा करेंगे, इसी को सरकार बताती है, कहां, संसद में, लोकसभा में, यही बताती सरकार कि ये देखो हमको ये पैसा मिलेगा जी और हम ये पैसा खर्चा करेंगे, यही है बजट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है। यह पूछा जाता है भारत में बजट कौन बनाता है, भारत में बजट वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग बनाता है ना। ये पूछा जाता है बजट कौन बनाता है, सरकार बनाती है क्या, सरकार नहीं बनाती है भैया, बजट बनाती है आपका वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग, और वित्त मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है, वित्त मंत्री होता है, ठीक है। तो बजट बनाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो बजट कौन बनाता है, आपका वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग। अब देखिए एक चीज याद रखिए, हमेशा हमारी सरकार का जो नाम मात्र का प्रमुख है वो कौन है, राष्ट्रपति, और जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो कुल मिला के सरकार किसकी है, राष्ट्रपति की है। क्यों, क्योंकि नाम किसका चलता है, राष्ट्रपति का चलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, बजट पेश करने का जिम्मेदारी किसका है, राष्ट्रपति का है। बजट पेश करने का जिम्मेदारी किसका है, राष्ट्रपति का है। पर राष्ट्रपति खुद जाके तो बजट पेश नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बोल सकता है कि आप बजट पेश करो, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बोल सकता है आप बजट पेश करो। पर सामान्यतः वो कौन मंत्री को बोलता है बजट पेश करने, वो बोलता है वित्त मंत्री को। क्यों, क्योंकि बजट किससे संबंधित है, वित्त मंत्रालय से, ठीक है। तो ये कहानी मैं बता दे रहा हूं आपको, हमेशा सामान्यतः बजट वित्त मंत्री ही पेश करता है। पर ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री ही पेश करेगा, राष्ट्रपति किसी और मंत्री को भी बोल सकता है बजट पेश करने, ठीक है। क्योंकि बजट पेश कराने का उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति का है, पर राष्ट्रपति खुद नहीं करता है, वो किसी मंत्री के द्वारा करवाता है। पर वो मंत्री सामान्यतः किस विभाग से संबंधित होता है, राजस्व, आपका वित्त विभाग से। तो वित्त मंत्री को बोलता है बजट पेश करने, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है। परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को बजट पेश किया जाता था। यह पहले पूछा जाता था बजट कब पेश किया जाता था, तो बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को, जिस दिन आखिरी काम होना है ना, फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था। कब, पहले, है ना। अभी वर्तमान में बजट फरवरी माह के प्रथम दिन को पेश होता है, अभी वर्तमान में बजट फरवरी माह के प्रथम दिन को पेश होता है। इस साल बजट जुलाई में पेश हुआ, क्यों, क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हुआ था, सरकार नहीं बनी थी, आचार संहिता लगा हुआ था, ठीक है। अगले साल बजट देखना कब पेश होगा, फरवरी माह के पहले कार्य दिवस को। और मोदी जी चाहते हैं कि इसको धीरे धीरे जनवरी माह में लेके आ जाए, ठीक है। अपना फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल है उसको क्या करना चाहते हैं, ये 1 जनवरी करते। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश सरकार ने कर भी दिया है ना। वर्तमान समय में बजट फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस को पेश होता है, पहले कब होता था, फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को, ठीक है।
नोट, यदि वार्षिक संघीय बजट को लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र पेश कर देगा, है ना, ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें मैं आपको कहानी बता देता हूं। देखिए हमारे यहाँ संविधान में क्या बोला है, जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर कोई एक मंत्री भी गलती करेगा तो पूरी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, कहानी को समझिएगा। बजट कौन पेश कर रहा है, सरकार पेश कर रही है, और सरकार का लोकसभा में क्या है, बहुमत है। तो बजट को क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ही आदमी बैठे हैं वहां, बहुमत तुम्हारा है तो तुम्हारे ही आदमी बैठे हैं, तो तुम जो काम कर रहे हो वो पास होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारा काम पास नहीं हो रहा है मतलब तुम्हारे पास बहुमत नहीं है, और तुम्हारे पास बहुमत नहीं है तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अगर बजट फेल हो गया, पास नहीं हुआ, बजट फेल हो गया, पास नहीं हुआ लोकसभा में, तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, पर दूसरा कंडीशन, अगर बजट प्रस्तुत करने से पहले, बजट लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले लीक हो जाता है, बजट लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले बजट लीक हो जाता है, तो सरकार नहीं घिरेगी, केवल वित्त मंत्री त्यागपत्र देगा। क्यों? क्योंकि गोपनीयता कौन भंग किया है, वित्त मंत्री किया है। तो इसीलिए बोलते हैं क्या कि सरकार जो है, आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अगर समूह में गलती करेंगे तो लोकसभा में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगर व्यक्तिगत गलती करेंगे तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, है ना। अगर कोई मंत्री व्यक्तिगत गलती करता है तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, और राष्ट्रपति उसको पद से हटा देगा। ठीक है, क्योंकि पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही दिलाता है। होप सो आपको ये कहानी समझ आ गई होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं हम। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता था। रेल बजट भी और आम बजट भी दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे। फिर 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी के अनुसार 1925 में पहली बार रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसी के अनुसार पहली बार 1925 में रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। पहले बहुत पूछा है रेलवे में ये टॉपिक, अलग अलग बजट प्रस्तुत करने वाला रेलवे में बहुत पूछा है। ठीक है, ठीक, तो यहां तक हो गया। तो ये पूछा जाता था कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब प्रस्तुत किया गया। यह प्रावधान लाया गया 1924 में और प्रस्तुत किया गया 1925 में। ठीक है, फिर मोदी जी चुन के आ गए 2014 में। तो 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ एक साथ ही पेश किया। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था, 1924 में प्रस्तुत किया गया, 1925 में। वापस कब लाया गया, 2017 में। वापस कब लाया गया, 2017 में। पहले रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत होते थे। 1924 में प्रावधान लाया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए, तो 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया। कहानी यहां तक समझ हो गई। उसके बाद 2017 में मोदी सरकार ने फिर से रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया और एक ही बार क्या किया, रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्वतंत्र भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम पूछ चुका है। हाँ, और बजट लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ प्रस्तुत होता है जी। बजट लोकसभा राज्यसभा में एक साथ प्रस्तुत होता है। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले मुख्यमंत्री आर.के. षणमुखम सेट्ठी द्वारा पेश किया गया था। रेलवे और एसएससी में बहुत पूछा गया है कि भारत का, स्वतंत्र भारत का, कहां का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन प्रस्तुत किया था। हमारे वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम सेट्ठी। हमारे वित्त मंत्री कौन थे उस समय, आर.के. षणमुखम सेट्ठी थे। उन्होंने क्या किया, पहली बार स्वतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 48 तक के लिए 7.5 माह की अवधि के लिए पेश किए थे। कितने के लिए, 7.5 माह की अवधि के लिए। ठीक है, पहला बजट कौन प्रस्तुत किया जी, आर.के. षणमुखम सेट्ठी, द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, ये देख लीजिए, आर.के. षणमुखम सेट्ठी। उसके बाद जान मथाई को
वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला। स्वतंत्र बोलेगा आजादी के बाद अगर बजट प्रस्तुत किया है तो कौन किया है? आर.के. षणमुखम सेठी किया है। आजादी के बाद अगर बजट प्रस्तुत किए हैं पहला तो आर.के. षणमुखम सेठी किए हैं। लेकिन संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र भारत में, स्वतंत्र नहीं गणतंत्र भारत में संविधान लागू होने के बाद जो आदमी पहला बजट प्रस्तुत किया है वो है जॉन मथाई। कौन है? जॉन मथाई। ठीक है, चलिए, ये बहुत पूछा है। भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया है। मोरारजी देसाई कितने बार किए हैं? 10 बार, है ना। और पी चिदम्बरम 8 बार बजट पेश किए हैं। ठीक है, चलिए, ये पूछा जाता है भारत में सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले कौन है? मोरारजी देसाई। पी चिदम्बरम 8 बार। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए, बजट में सामान्यतः निम्नलिखित अनुमानों को व्यक्त करता है। याद रखिए, बजट में 3 साल का क्या होता है? डेटा होता है। 3 साल का डेटा होता है बजट में, है ना। 1 साल का नहीं, 3 साल का डेटा होता है। विगत वर्ष के लिए वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय जो पिछले साल बीत चुका है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तीन साल बोला है ना, 3 साल का अनुमान होता है। अभी क्या बजट प्रस्तुत किया गया है? 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया है। कब? अभी 1 अप्रैल से, ठीक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद यह बजट प्रस्तुत किया गया है ना। उसमें आपका 2023, ठीक, से 2024 तक का अनुमान रहेगा और 2022 से 23 ये पूरा जो वर्ष पूरा हुआ है, जो वर्ष पूरा हुआ है ना, जो वर्ष पूरा हुआ है उसका डेटा देंगे, ठीक है। जो वर्ष चल रहा है, ये क्या है? चल रहा है ना, इसका डेटा देंगे, आर्थिक सर्वेक्षण। और जो वर्ष आने वाला है उसके लिए क्या लगाएंगे? आने वाला अनुमान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अनुमान लगाएंगे, ठीक है। बताता हूं कैसे। चलिए वापस देखते हैं क्या लिखा है। विगत वर्ष के वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय, चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान, आगामी वित्त वर्ष के प्रशासनिक बजट अनुमान। इस प्रकार भारत में बजट प्रस्तुतिकरण का संबंध 3 वर्षों के आंकड़ों से होता है। 3 वर्ष का डेटा ये पूछा गया है एक बार। 1 वर्ष का डेटा नहीं भैया, 3 वर्ष का डेटा। अब बात को सुनिए आराम से, ठीक है, कहानी सुनिए। जब, है ना, आपको पता है कि बजट कब से कब तक के लिए होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए, ठीक है। यह प्रस्तुत कब किया जाता है? फरवरी में। यह प्रस्तुत कब किया जाता है? फरवरी में। तो जब फरवरी चल रहा है, ये तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो आने वाला समय है, जो आने वाला समय, उसके लिए चल क्या रहा है? चल रहा है 23-24, 2023 से 2024 चल रहा है, क्योंकि फरवरी में प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। मार्च के बाद ये वाला साल आएगा 24 वाला, लेकिन फरवरी में कौन सा साल चल रहा है? 23-24। तो जो चल रहा है, जो चल रहा है उसका क्या संशोधित, क्या क्या बदलाव हुआ है? संशोधित अनुमान, ठीक है। और जो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, जो पूरी तरह यह साल कंप्लीट हो गया, उसका वास्तविक क्या था? वास्तविक क्या था बजट? वो, क्योंकि हम बजट तो भविष्य के लिए प्रस्तुत करते हैं। कभी भी याद रखना, बजट भविष्य के लिए प्रस्तुत होता है, बीते हुए कल के लिए नहीं। बीते हुए कल में तो खर्चा हो चुका है, क्या बजट बनाओगे? ठीक है। तो भैया जब आपका बजट प्रस्तुत हो रहा है तो कौन सा साल चल रहा था? 23-24 चल रहा था। क्यों? क्योंकि फरवरी में प्रस्तुत हो रहा है। प्रस्तुत कौन से साल के लिए कर रहे हैं? 24-25 के लिए, जो अभी आने वाला है। तो 1 साल तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो चल रहा है, इसमें क्या क्या, जब इसको प्रस्तुत किए थे तो क्या था और अभी क्या चल रहा है?
तो इसमें संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते हैं, और जो पूरी तरह खत्म हो गया उसका वास्तविक अनुमान प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार बजट कितने साल के लिए होता है? 3 साल के लिए। विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय, तो यहां कौन सा साल लिख लेंगे? 2023 और 24, ये बीता हुआ साल हो गया है ना, पूरा खत्म हो गया। 2023 और 24 नहीं, 22-23 आएगा। ठीक है, यहां क्या आएगा? 22-23 आएगा। ठीक है, विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां, जो बजट आप प्रस्तुत किए थे उसमें एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ और कितना मिला, तो 2022-23 ये बीता हुआ साल है ना। जो चल रहा है वो कौन सा साल है? 23-24। 23-24 क्यों? क्योंकि आप 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 जो साल चल रहा है उसमें बजट पेश कर रहे हो। कौन से साल के लिए पेश कर रहे हो? 2024-25 के लिए। ये फरवरी में पेश हो रहा है, फरवरी में पेश हो रहा है, इसीलिए कौन से साल में आएगा? इसमें आएगा। ठीक है, तो जो बीता हुआ साल है उसकी वास्तविक प्राप्तियां बताएंगे कि पिछले साल के जो बजट बनाए थे उसमें क्या आपका वास्तविक प्राप्तियां हुई, क्या वास्तविक खर्चा हुआ। और ये कब बता रहे हैं? जो अभी साल चल रहा है। तो ये जो साल चल रहा है इसमें क्या प्रस्तुत करेंगे अपन? आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं, संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते हैं। तो वो ये साल का हो गया चलने वाले का, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना। अब ये चल रहा है, इसमें बजट किस साल का प्रस्तुत कर रहे हैं? आने वाले साल का। तो वो कौन सा हो गया? 24-25। तो ये चीज समझ में आ गया, विगत वर्ष, चालू वर्ष, आगामी वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए बजट में मैं आपके ओवरव्यू के लिए बता दे रहा हूं कि बजट में कैसे पता चलता है कि क्या क्या कहां से आएगा। ठीक है, रुपीज कम्स फ्रॉम, है ना। हमारे बजट जब बनाते हैं ना तो सरकार बताती है कि हमको कहां से पैसा आएगा। हम जब बजट बनाते हैं तो सरकार हमको बताती है कहां से पैसा आएगा। तो देखिए, ठीक है, हमको इनकम टैक्स से 19% पैसा मिलेगा। 100 रुपए में से 19 रुपए इनकम टैक्स देगा, है ना। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी देगा 5 रुपए, उसके बाद है ना निगम कर देगा 17 रुपए, जीएसटी से पैसा मिलेगा 18 रुपए, है ना। उसके बाद ब्रोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज उससे मिलेगा, कर्ज से मिलेगा 28 रुपए, नॉन टैक्स रिसिप्ट, है ना 7 इससे मिलेगा, है ना। कैपिटल रिसिप्ट 1% इससे मिलेगा, और कस्टम ड्यूटी से मिलेगा 4 रुपए। सरकार बता रही है कि मेरे पास अगर साल में 100 रुपए आएगा, एक साल में 100 रुपए आएगा, तो वो कहां से आएगा? तो ऐसे पूरा बताती है वो कि भैया हमको इनकम टैक्स से 19 रुपए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी से 5 रुपए मिलेगा, निगम कर से 17 रुपए मिलेगा, जीएसटी से 18 रुपए हमको मिलेगा। ये पैसा हमारे पास आएंगे, ठीक है। कस्टम ड्यूटी से 4, है ना, कैपिटल से 1, और ये कर्ज लेने से 28% मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा हमको पैसा कहां से आएगा? अब सरकार इसके बाद ये बोलेगी कि मैं पैसा खर्चा कहां करूंगी? जो 100 रुपए मैं मांगी हूं, लाई हूं ना, वो खर्चा मैं करूंगी कहां? तो वो खर्चा करेगी सबसे ज्यादा, देखो किसको? ब्याज भुगतान में। क्योंकि हम सबसे ज्यादा पैसा कहां से लाते हैं? कर्ज लेके लाते हैं भैया। हमारे यहां घाटे का ही बजट बनता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्राप्तियां कम होती है और व्यय अधिक होता है। जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा हम क्या करते हैं? व्यय कर रहे हैं। जितना हमारा राजस्व नहीं है उससे ज्यादा हम व्यय कर रहे हैं, तो उधारी तो लेना पड़ेगा ना। तो सबसे ज्यादा हमको पैसा कहां खर्चा होता है पता है? ब्याज भुगतान में। ये देखो जो कर्जा लिए है ना, ब्याज भुगतान में, ठीक है। उसके बाद है ना जो योजना चल रही है केंद्र सरकार की, 20% ब्याज में, 20 रुपए ब्याज में, 8 रुपए योजना में केंद्र सरकार की, ठीक है। 6 रुपए सब्सिडी में, जो सरकार आपको यूरिया में सब्सिडी देती, गैस सिलेंडर में सब्सिडी देती है। उसके बाद जो आपको किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी देती है, जो रूफटॉप सोलर पैनल लगाने में सब्सिडी देती है, उसमें आपका कितना हो जाएगा? 6 रुपए,
सब्सिडी, है ना। रक्षा में 8 रुपए खर्चा करती है, क्योंकि भैया हमारे चारों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय की योजना, ये होगा 16 रुपए। उसके बाद वित्त विभाग को देती है बंटवारे के लिए, केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारे के लिए कितना, वित्त विभाग को कितना देती है, 8 रुपए। उसके बाद स्टेट शेयर टैक्स एंड ड्यूटी, राज्यों को देती है ना, ड्यूटीज में कितना नहीं दिया इसमें। अदर एक्सपेंडिचर 9 रुपए, और पेंशन देने में सरकार का 4 रुपए चले जाता है। ये देखो जो पूरा पैसा आया था वो कहां खर्चा हो रहा है बजट में, ये सरकार बताती है। तो कई बार याद रखना पूछता है बजट में भुगतान में सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, तो बजट भुगतान में सबसे ज्यादा हम लोन का इंटरेस्ट पटाते हैं। लोन कहां से ले लेंगे, वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे, IMF से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद एशियाई विकास बैंक से ले लेंगे। अब आप देखे हो हर सरकार धान खरीदी के समय लोन लेगी, कुछ और लेगा तो लोन लेगी। तो भैया जब लोन ले रही है तो ब्याज तो पटाना पड़ेगा ना, तो वो सब ब्याज पटाने में ही हमारा पूरा पैसा चले जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक ओवरव्यू मैं बता रहा था आपको। ये हालांकि 2024-25 के बजट का ही है, एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा था, पैसा आता कहां से जाता कहां से। तो यही चीज निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि भैया 2024 में, है ना, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हमारे पास कहां से पैसा आएगा और हमारा पैसा कहां जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो यही है बजट दोस्तों, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत, जब भी चुनाव रहता है तो आप सुनते हो अंतरिम बजट, अंतिम नहीं, अंतरिम, ठीक है। अंतरिम बजट, ऐसा बजट जो अंतिम से पहला हो, फाइनल से पहले वाला, जो फाइनल नहीं है। अब क्या होता है, जैसे इस साल चुनाव होता है ना, अधिकतर जिस साल चुनाव होता है ना, उस साल आधे समय तो आचार संहिता लगी रहती है, सरकार रहती नहीं है, ठीक है। अब जब सरकार चुन के आती है, ठीक है, तो वो कुछ महीनों के लिए बजट प्रस्तुत करती है, तो वो क्या हो गया, अंतरिम बजट। या फिर जो सरकार अभी थी और वो पद से हट गई है, आचार संहिता लग गई है, वो आगे के खर्चा चलाने के लिए जो बजट प्रस्तुत करती है उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। ये क्या होता है, एक हिसाब से अस्थायी बजट है। क्यों, क्योंकि ये कुछ समय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अंतरिम बजट क्या होता है, सामान्यतः इसे चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है। अब आपको पता है हमारे यहां चुनाव चल रहा था, कब, 2024 में हमारे यहां लोकसभा चुनाव था, है ना। बजट प्रस्तुत करना है फरवरी में, लेकिन फरवरी में क्या लगा था, आचार संहिता। फरवरी में क्या लगा था, आचार संहिता, ठीक है। तो सरकार कैसे चलेगी, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक के लिए सरकार ने क्या किया, अंतरिम बजट पेश किया, या जो नई सरकार है उसने अंतरिम बजट पेश किया। तो ये फुल बजट नहीं होता है एक साल के लिए, ये कुछ समय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, इसी को बोलते हैं अंतरिम बजट। या केवल कुछ महीनों के लिए प्रस्तुत होता है, इसमें आय और व्यय दोनों की चर्चा होती है, इसे मिनी बजट भी कहते हैं। मतलब अगर सरकार 2024-25 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी तो उसे बोलेंगे संघीय या यूनियन बजट, है ना। लेकिन अगर सरकार कुछ महीनों के लिए बजट प्रस्तुत करेगी, कुछ महीनों के लिए केवल काम चलाने के लिए, तो उसको बोलेंगे अंतरिम बजट, ठीक है। अब अगला देखते हैं लेखानुदान। ये दोनों को मैं इसीलिए शामिल किया क्योंकि ये जो वर्ड है ये चर्चा में रहते हैं, ठीक है। लेखानुदान सीधा सीधा बताता हूं, अगर सरकार को बजट पास करने में समय लग रहा है, अगर सरकार को बजट पास करने में समय लग रहा है तो सरकार काम चलाने के लिए कुछ पैसा संसद लोकसभा से लेती है, कुछ पैसा बिना बजट पास किए लोकसभा से लेती है, उसी को बोलते हैं लेखा अनुदान। याद रखना, लोकसभा से एक भी रुपए बिना मतदान के नहीं निकाला जा सकता, लोकसभा से 1 रुपए भी बिना मतदान के नहीं निकाला जा सकता। तो लोकसभा से पैसा निकालने के लिए क्या जरूरी करना पड़ता है, मतदान करना होता है। तो भैया अभी तो बजट पास हुआ ही नहीं है तो पैसा कौन देगा, तो ऐसे समय में सरकार चलेगी कैसे। तो अगर बजट पास नहीं हुआ है, सरकार को पैसा नहीं मिली है, तो सरकार क्या करेगा, उस बजट का 1/6 भाग, कितना, उस बजट का 1/6 भाग अग्रिम एडवांस में ले लेती है। बिना बजट पास हुए
उस बजट का 1/6 भाग एडवांस में ले लेती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लेखानुदान। जब सरकार को संसद में बजट पारित करवाने में समय लगता है तो लेखानुदान के द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि कुछ समय के लिए सरकार की आवश्यकता के अनुसार अग्रिम धन सरकार को प्रदान करें। याद रखना, अगर आपको संचित निधि से पैसा निकालना है, सरकार के खजाने से पैसा निकालना है, तो बिना संसद में मतदान के पैसा नहीं निकाल सकते। मतदान के लिए बैठक होनी जरूरी है, और बैठक में क्या होगा, बजट पास होगा। मान लो बजट पास नहीं हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो सरकार कैसे चलेगी बिना पैसे के, बताओ। तो ऐसे में तो सरकार मर जाएगी ना। 2 महीना बजट पास नहीं हुआ तो बाकी काम कैसे चलेगा भाई। तो अब वो 2 महीने के लिए क्या करेगी, सरकार एक निश्चित अमाउंट बिना बजट को पास किए ले सकती है लोकसभा से। उसी को बोलते हैं लेखानुदान। लेखानुदान कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 116 में। लेखानुदान कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 116 में। लेखानुदान के अनुसार कितना, 1/6 भाग, कुल व्यय का 1/6 भाग सरकार एडवांस ले सकती है। ठीक है, अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों का लेखा होता है। अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों का लेखा होता है, लेकिन लेखानुदान में केवल व्यय की चर्चा होती है। एक बार पूछा गया था, लेखानुदान में केवल किसकी चर्चा होती है, व्यय की चर्चा होती है। लेखानुदान में केवल व्यय की चर्चा होती है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अंतरिम बजट जो पूरे साल के लिए नहीं होता, केवल कुछ समय के लिए होता है, चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, लेखानुदान अगर बजट पास नहीं हुआ है तो उसका एक निश्चित अमाउंट, 1/6 अमाउंट हम ले सकते हैं एडवांस में, वो लेखानुदान है। अब देखते हैं टैक्स। टैक्स मतलब कर, है ना। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है, कर से आप छूट नहीं सकते। अगर आप कर टैक्स पेबल श्रेणी में आ गए हो तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं दिए, ठीक है, काला धन रखे, तो भैया फिर क्या होगा आप जानते हो, काला धन रखोगे तो। ठीक है, यहां तक समझ में आया। काला धन रखोगे तो क्या होगा फिर वो आप जानो। ठीक, चलिए। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से संबंधित होता है, तथा जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। कर आधार से आशय उससे है जिसको आधार बनाकर कर लगाया जाता है, जैसे आयकर। ठीक है, आयकर का क्या है, आधार क्या है, आय है। ठीक है, तो भैया आयकर एक कैसा कर है, एक ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। जिस आदमी पे लगा है वही आदमी देता है आयकर। जिस आदमी के आय पे कर लगा है वही आदमी आयकर देता है। और आयकर क्या है, एक प्रगतिशील कर है। ये दोनों पूछा गया है। आयकर क्या है, आयकर प्रत्यक्ष कर है ना, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स है। और क्या है, प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील कर। अब प्रगतिशील कर क्या है, ऐसा कर जो समय के साथ बढ़ेगा। जितना आप ज्यादा कमाओगे उतना आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आयकर फिक्स नहीं है, इनकम टैक्स फिक्स नहीं है। अगर आप जितना ज्यादा कमाओगे उतना आपसे, मान लो 5 लाख तक कमाते हो तो 10%, 15 लाख कमाते हो तो 20%, 15 लाख से अधिक कमाते हो तो 30%, 1 करोड़ से अधिक कमाते हो तो 50%, ऐसे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रगतिशील कर। ये पूछा गया है। और ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स इसीलिए है क्योंकि जिस पे लगता है वही देता है। इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और पे है, देता कोई और है। इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और पे है, देता कोई और है। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है वही देता है। ठीक है, ये हो गया। तो टैक्स क्या है, एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले आपको कोई सुविधा नहीं मिलती लेकिन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कर के प्रकार। कर के प्रकार, कर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, है ना, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। हम उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराघात और करापात उसी व्यक्ति पर पड़ते जिसके ऊपर सरकार कर लगाती है। ठीक है, यहां 2 वर्ड है, कराघात और करापात। एक्सप्लेन कर देता हूं। कराघात, कराघात जिस पर कर लगाया गया है
तो क्या कहेंगे? कराघात। जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया है उसको कराघात और करापात। करापात जो कर चुकाता है, जो कर चुकाता है, चुकाता है, ठीक है, जो कर चुकाता है उसे क्या कहते हैं? करापात। ठीक। अब प्रत्यक्ष कर इसीलिए बोलते हैं कि जिस व्यक्ति पर कर लगा है वही व्यक्ति कर चुकाएगा, जिस व्यक्ति पर कर लगा है वही व्यक्ति कर चुकाएगा, है ना। तो इसमें जिस कराघात क्या होता है? जिस पर कर लगा है। करापात जो कर चुका रहा है। तो कराघात और करापात जब एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। कराघात और करापात जब एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर, है ना। और जब कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जब कराघात करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए इसको भी समझा देता हूं, है ना। कराघात जिस पर कर, कर मतलब टैक्स, जिस पर कर लगा हो, लगा हो, है ना। ठीक है। करापात जो कर चुका रहा हो, चुका रहा हो, ठीक है ना। जब कराघात, कराघात प्लस करापात, है ना, क्या हो? एक हो तो ये होगा प्रत्यक्ष कर। कराघात और करापात एक होगा तो प्रत्यक्ष कर। कराघात, ठीक है, माइनस करापात, है ना। इसको अलग अलग कर लेते हैं ना समझने के लिए। कराघात और करापात अलग अलग, अलग अलग, तब क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। कराघात मतलब जिस पर टैक्स लगता है, करापात मतलब जो टैक्स चुकाता है। जब जिस आदमी पर टैक्स लगा है और वही आदमी टैक्स चुका रहा है तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। जिस आदमी पर टैक्स लगा है और वही आदमी टैक्स चुका रहा है तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। जिस आदमी पर टैक्स लगा है और उसका टैक्स कोई दूसरा आदमी भर रहा है, जिस आदमी पर टैक्स लगा है और उसका टैक्स कोई दूसरा आदमी भर रहा है तो उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। क्यों? क्योंकि कराघात और करापात अलग अलग है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, ठीक, यहां तक हो गया। अब मान लो आयकर, आयकर आपको पता है ये प्रत्यक्ष कर है। क्यों? क्योंकि इसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर है। मोहन की आय, मोहन की आय मान लो 10 लाख रुपए है। मोहन की आय 10 लाख रुपए है और 10 लाख पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। कितना प्रतिशत? 10% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो मोहन कितना टैक्स देगा? 1 लाख। मोहन कितना टैक्स देगा? 1 लाख। समझा रहा हूं ना। आपको पता है आयकर में कराघात और करापात एक ही होता है, इसीलिए आयकर प्रत्यक्ष कर है। एग्जाम्पल, मोहन की आय कितनी है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए पे इनकम टैक्स लगता है 10%, तो 10% कितना हुआ? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए कौन भरेगा? मोहन ही भरेगा। क्यों? क्योंकि पैसा कौन कमा रहा है? मोहन कमा रहा है। ये 1 लाख रुपए कौन भरेगा? मोहन ही भरेगा ना, क्योंकि मोहन पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो टैक्स किस पे लगा? मोहन पे। भर भी कौन रहा है? मोहन भर रहा है। इसीलिए क्या हो गया? प्रत्यक्ष घर।
प्रत्यक्ष कर, कराघात और करापात एक ही हैं। अब समझिए, ठीक है, आप मूवी देखने गए, कहां? आप पीवीआर में मूवी देखने गए, पीवीआर में मूवी देखने गए, ठीक है, पीवीआर में मूवी देखने गए, है ना, और 200 रुपए की टिकट लिए, 200 रुपए की टिकट लिए, ठीक है, मूवी पीवीआर में मूवी देखने गए और 200 रुपए की टिकट लिए, ठीक है। 200 रुपए में जीएसटी कितना लगा? जीएसटी कितना लगा? 18%। जीएसटी कितना लगा? 18%। और ये जीएसटी किस पे लगा है? पीवीआर पे। ये जीएसटी किस पे लगा है? पीवीआर पे, क्योंकि आपका तो थिएटर है नहीं। आप मूवी देखने गए पीवीआर में, 200 रुपए की टिकट लिए, 200 रुपए की टिकट में 18% जीएसटी लगा, और यह जीएसटी किसके नाम से कटा है? पीवीआर के नाम से कटा है ना। तो 200 में 18% जीएसटी मतलब 236 रुपए। कितना? 236 रुपए। तो ये 236 रुपए देगा कौन? आप ही बताइए। ये 236 रुपए ग्राहक देगा, आप दोगे। कौन देगा? ग्राहक, क्योंकि पिक्चर देखने आप गए हो। ये 236 रुपए ग्राहक देगा, ठीक है। तो भैया टैक्स लगा पीवीआर पे, पटा आप रहे हो, कराघात इस पे है, करापात ये कर रहा है, तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर। समझ में आया? अब जोमेटो से आप खाना मंगाए, जोमेटो से आप खाना मंगाए, जोमेटो से आप खाना मंगाए, ठीक है, कितना? 100 रुपए का, और 100 रुपए में 18% जीएसटी दिए। तो जोमेटो वाला जीएसटी का पैसा जोड़ता है ना? जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? वो आपसे लेता है। टैक्स लगा जोमेटो में, पटा रहे हो आप, तो ये कैसा कर हो गया? इनडायरेक्ट कर हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जिसमें कराघात और करापात अलग हो। मतलब भैया आपका टैक्स किसी और के नाम से लग रहा है, लेकिन आप सुविधा वसूल कर रहे हो, इसीलिए टैक्स का पैसा आपसे ले रहा है ना। तो कराघात और करापात अलग अलग हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। पूरा जीएसटी किसका संग्रह है? इनडायरेक्ट टैक्स का। सभी इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के क्या लगाया गया? जीएसटी लगाया गया। यह समझ में आ गया? प्रत्यक्ष कर जिस पे लगता है वही देता है, अप्रत्यक्ष कर लगता किसी और पे है, देता कोई और है। इसी को बोलते हैं कराघात और करापात। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी समय बिता लिए इसमें। एक ये कर अपवंचन, टैक्स एविएशन, इवेशन, टैक्स इवेशन, है ना। जब आय को छिपाकर अदायगी अवैध रूप से बचा ली जाती है तो उसे कर अपवंचन कहते हैं। मतलब भैया आप कमा रहे हो 100 रुपए और आप सरकार को बोल रहे हो मैं तो 20 ही रुपए कमा रहा हूं, और आप टैक्स नहीं दे रहे हो, अवैध रूप से टैक्स को चुरा रहे हो, तो उसको बोलेंगे कर अपवंचन। उसको क्या बोलेंगे? कर अपवंचन, ठीक है। अगर आप टैक्स चुरा ले रहे हो तो उसको बोलेंगे कर अपवंचन। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। आप अवैध रूप से कर बचा ले रहे हो, इसको बोलते कर अपवंचन, टैक्स इवेशन। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं टैक्स। ये पूछा जाता है कौन सा कौन किस टाइप का टैक्स है। ठीक, प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर मतलब जिस पे लगेगा वही पटाएगा। कराघात और करापात एक ही रहेगा। प्रत्यक्ष कर जिस पे लगेगा वही पटाएगा, कराघात और करापात एक ही रहेगा, ठीक है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, आपको मैं बताया ना प्रत्यक्ष कर क्या है आपका, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, ठीक है।
व्यक्तिगत आयकर इनकम टैक्स जिस पे लगता है वही चुकाता है। निगम कर, निगम कर क्या होता है? कॉरपोरेट टैक्स, है ना, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं ना, उनके लाभ पर कमाया जाता है, उनके लाभ पर निकाला जाता है। तो ये जो आपका क्या है, निगम कर, इससे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है सरकार को, ठीक है। ठीक है, वर्तमान में इसका निगम कर का जो रेट है लगभग 25% है। सोचो, अगर कोई बड़ी कंपनी 100 रुपए कमाती तो उसको 25 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। पहले तो ये 30 रुपए था, ठीक है, 30% था। तो व्यक्तिगत आयकर ये पूछा जाता है कौन सा राज्य का कर है, कौन सा केंद्र का कर है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना। राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स कौन सा है और केंद्र सरकार का डायरेक्ट टैक्स कौन सा है। आपको पता है इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती, जिस पर लगाती वही देता है। निगम कर जो फैक्ट्री पर लगेगा वही देगा। उपहार कर, अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो जो लेगा वही देगा। अस्थि कर, है ना, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ पर कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार पर कर, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद राज्य सरकार के होटल की प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, है ना, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, रोजगार पर कर, पथ कर, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, है ना। तो भैया हमेशा पूछता है कि निगम कर कैसा कर है। निगम कर के बहुत आता है। निगम कर को लोग क्या सोचते पता है? नगर निगम वाला कर। नगर निगम वाला कर नहीं जी, यहां निगम मतलब होता है कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। कई बार पूछा है निगम कर कौन लगाता है। निगम कर केंद्र सरकार लगाता है और किस पर लगाता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लाभ पर लगाता है, ठीक है। इससे सरकार को बहुत पैसा मिलता है, ठीक है। तो देखिए भैया, आयकर और निगम कर ये दोनों केंद्र सरकार के, ये हमेशा पूछता है। उपहार कर, अस्थि कर, व्यय कर, संपत्ति कर, ये सब केंद्र सरकार लगाती है ना, और ये सब राज्य सरकार लगाती। थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा। निगम कर तो बहुत पूछता है। अब अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर मतलब भैया, अप्रत्यक्ष कर मतलब जो जिस आदमी पर लगा है वो आदमी नहीं भरेगा, कोई दूसरा आदमी भरेगा। इसमें कर, कराघात और करापात दोनों अलग अलग हो जाते हैं। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, है ना, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर, ये लगता किस पे है? कंपनी पर। भरता कौन है? ग्राहक भरता है, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता किस पर है? जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उस पर लगता है, लेकिन उसको उसके मूल्य में जोड़ दिया जाता है और इसको भरता कौन है? आप भरते हो। केंद्रीय बिक्री कर, जो बेच रहा है वो भरता है, लेकिन लिया किससे जाता है? आपसे लिया जाता है। सेवा कर, उसके बाद राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प पंजीयन शुल्क। अब आप स्टाम्प लोगे तो स्टाम्प नोटरी खरीदता है, लेकिन उसका टैक्स आपसे लेगा। राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, प्रवेश कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर, डीजल पेट्रोल की बिक्री पर कर, है ना। चलिए, ये डीजल पेट्रोल की बिक्री पर तो बहुत कर है भैया, तभी तो रेट इतना बढ़ा हुआ है, ठीक। चलिए, अब केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। किससे होती है? सीमा शुल्कों से। ये कई बार पूछा गया है ना। सीमा शुल्क से, एक्साइज ड्यूटी से सबसे ज्यादा क्या मिलता है? टैक्स मिलता है। किसको? केंद्र सरकार को। सबसे ज्यादा टैक्स किससे मिलता है? एक्साइज ड्यूटी से मिलता है, ठीक है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता। एक्साइज ड्यूटी का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता, राज्यों को नहीं देना होता है एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी पूरा का पूरा कौन रख लेता है? ये एक्साइज ड्यूटी पूरा का पूरा आपका कौन रखता है भैया? सरकार रखती है, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, ये भी हमेशा पूछा है कि सरकार को सबसे ज्यादा किससे मिलता है? सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी से, सीमा शुल्क से मिलता है, ठीक है। और ये पैसा राज्यों को नहीं देती है सरकार, ठीक है।
सीमा शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी होगा ना। हाँ, सीमा शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी होगा मेरे ख्याल से। कस्टम ड्यूटी, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। अब कुछ समिति पढ़ लेते हैं, है ना। ये समितियां कर के संबंध में सुझाव दी है, जैसे वाचु समिति प्रत्यक्ष कर, है ना। वाचु समिति ने प्रत्यक्ष कर के संबंध में सुझाव दिया था। किसने? वाचु समिति ने। एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर, ये बहुत पूछा है। एल के झा समिति किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर। और वाचु समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर। राजा चलैया समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर सुधार। कर सुधार के संबंध में कौन सुझाव दिया था? राजा चलैया समिति। वाईवी रेड्डी समिति आयकर छूट की समीक्षा के लिए, है ना। वाईवी रेड्डी समिति, ठीक है। उसके बाद भूरेलाल समिति मोटर वाहनों पर कर के लिए, मोटर वाहन पर कर की वृद्धि के लिए भूरेलाल समिति, ठीक है। तो ये आपको 4-5 नाम याद रखना है। वाचु समिति प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स के लिए, एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर, राजा चलैया समिति कर सुधार, है ना। वाईवी रेड्डी आयकर में छूट, भूरेलाल मोटर वाहनों पर कर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, जीएसटी के संबंध में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हमेशा पूछता है जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। बहुत से इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर क्या लाया गया? जीएसटी लाया गया। बहुत से इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर जीएसटी लाया गया। कई बार पूछा गया है जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 से क्या लागू किया गया है? जीएसटी लागू किया गया है। कब से? 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई है, जीएसटी। अब तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर, है ना, जीएसटी की व्यवस्था लागू की गई है। अब तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक कर लगेगा जो जीएसटी होगा। सभी वस्तु एवं सेवा के ऊपर लगेगा। एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वह पूरे देश में एक ही होगी। पहले क्या होता था? बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, और हर राज्य में उसका रेट अलग अलग होता था। कहीं 10 रुपए ले रहे, कहीं 20 रुपए ले रहे, आए बाएं ले रहे थे। तो सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया, और जीएसटी के तहत यह कहा गया कि जितने इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत से इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया, है ना। बहुत से इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया और जीएसटी लाया गया। और किसी भी वस्तु पर पूरे देश में जीएसटी की दर सेम होगी। अगर इस राज्य में 5% है तो दूसरे राज्य में भी 5% होगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। संविधान में जीएसटी की परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को, है ना, उसके बाद पेट्रोल को और बिजली को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसीलिए विपक्ष हमेशा बोलती है कि भैया आप सब चीज में जीएसटी रखे हो, आप सब चीज में जीएसटी रखे हो, तो आप पेट्रोल पर भी जीएसटी लगाओ, शराब पर भी जीएसटी लगाओ और बिजली पर भी। अगर इन तीनों पर जीएसटी लगा दिया गया तो इनके रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि इन पर अभी इतना टैक्स लिया जाता है कि पूछो मत। पेट्रोल पर तो सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। अगर जीएसटी लगाएंगे तो अधिक से अधिक 28% लगाएंगे ना, कितना ही हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार जानती है अगर मैं पेट्रोल और शराब पर जीएसटी लगा दी तो मेरा क्या होगा? राजस्व कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और शराब सस्ते हो जाएंगे, जबकि वो अभी महंगे बिक रहे हैं, है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीजें जीएसटी में नहीं आती। पेट्रोल, बिजली और शराब,
जीएसटी में नहीं आता। ठीक है, परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल, मानव उपभोग के लिए पीने वाला शराब जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरी ओर 5 पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, कच्चा तेल में अभी जो अपन बहुत से अप्रत्यक्ष कर लगा के उसका रेट बढ़ा दे रहे ना, सरकार जो अभी पैसा कमा रही है, अगर उस पर जीएसटी लगा देना, ऐसा माना जाता है अगर पेट्रोल पर जीएसटी लगा दे तो अभी पेट्रोल 100 रुपए का है, जीएसटी लगने के बाद वो 70 रुपए का हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। लेकिन सरकार नहीं लगा रही है, क्यों? क्योंकि जीएसटी लगा देगी तो उसका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। कच्चा तेल, मोटर स्पीड, मोटर स्पीड मतलब पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, और उसके बाद एविएशन टरबाइन ईंधन, पेट्रोल किसका, हवाई जहाज के पेट्रोल, इस पर इसको जीएसटी से अभी बाहर रखा गया है, लेकिन बाद में इसको जीएसटी में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे दूसरे दूसरे टैक्स लगा के इनका रेट बहुत ज्यादा बढ़ा के लेती है सरकार, और सरकार को इन सब चीजों से बहुत पैसा मिलता है। सबसे ज्यादा तो पेट्रोल और शराब से मिलता है, सबसे ज्यादा। तो शराब को अगर जीएसटी में ला दिए ना तो शराब सस्ती हो जाएगी, तो इसीलिए नहीं लाती है। पेट्रोल, शराब और बिजली को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जीएसटी डेस्टिनेशन पॉइंट पर लगाया जाता है। बहुत लोगों को यह समझ नहीं आता है ना, बहुत लोगों को यह समझ नहीं आता कि जीएसटी कौन देगा। ठीक है, तो चलो, जीएसटी वो आदमी देगा जो इसका उपभोग करेगा डेस्टिनेशन पर, जहां पे सामान कंज्यूम होगा, जो इसका उपभोग करेगा वो आदमी जीएसटी भरेगा। कैसे भरेगा जीएसटी मैं बताता हूं। ए ने सामान, ठीक है, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का सामान ए ने किसको बेचा, बी को बेचा। बेचा किसको, बी को। ए ने 1000 रुपए का सामान बी को बेचा। ठीक, बी को बेचा, जीएसटी कौन देगा, बी देगा। जीएसटी कौन देगा, बी देगा, क्योंकि बी खरीद रहा है ना, तो बी जीएसटी देगा। ठीक है, अब बी ने वो सामान सी को बेचा, बी ने वो सामान सी को बेचा 1000 रुपए का। ठीक है, तो अब जीएसटी कौन देगा, सी देगा। अब जीएसटी कौन देगा, सी। बी का जीएसटी कैसे वापस हो जाएगा, बी ने जीएसटी नंबर रखा हुआ है, वो जीएसटी नंबर इंटर करेगा और इसका टैक्स इसको वापस मिल जाएगा। अब सामान किसके पास चले गया, सी के पास। सी ने वो 1000 रुपए का सामान डी को बेच दिया। किसको बेच दिया, डी को। तो अब जीएसटी कौन देगा, अब जीएसटी डी देगा। कौन देगा, डी देगा। सी अपना जीएसटी नंबर डालेगा और अपना टैक्स वापस ले लेगा। अब डी क्या है, ग्राहक है। अब डी क्या है, ग्राहक है, और ये सामान का उपयोग करेगा, उसको खाएगा, पिएगा, खत्म करेगा। तो भैया जब ये वापस किसी को बेचेगा ही नहीं तो जीएसटी कौन देगा, ये देगा, डेस्टिनेशन वाला। आखिरी आदमी जीएसटी पे करता है। मान लो कोई कंपनी कोई सामान खरीदी और वो जीएसटी पे की, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेची। अब जीएसटी कौन पे करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेचा, रिटेलर को, तो जीएसटी कौन पे करेगा, रिटेलर करेगा। अब रिटेलर से ग्राहक ले लिया है ना, तो जीएसटी कौन पे करेगा, ग्राहक, क्योंकि उसके बाद वो किसी को बेच नहीं रहा है, वो खुद उपयोग कर रहा है। तो जीएसटी वो देगा जो सामान का उपयोग करेगा। अगर ग्राहक के पास जीएसटी नंबर है, वो किसी और को भेज दे, अपना जीएसटी नंबर डाल दे, उसको उसका टैक्स वापस मिल जाएगा। समझ में आया। तो जीएसटी डेस्टिनेशन पे, आखिरी बिंदु पे लगेगा। जो वस्तु का उपयोग करेगा वही आदमी जीएसटी देगा। इसीलिए कई लोग को देखना, सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं मेरे पास जीएसटी नंबर है, मेरा जीएसटी क्या कर दो, वापस कर दो। ठीक है, तो वैसे ही होता है। उससे क्या होता है, और रेट कम हो जाएगा, जो टैक्स लगा है वो नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, कई लोग क्या बोलते हैं कि भाई जीएसटी बिल है क्या, जीएसटी बिल फाड़ दे। क्यों, क्योंकि उसका टैक्स उसको वापस मिलेगा। ठीक है, तो भैया याद रखिएगा, डेस्टिनेशन मतलब आखिरी पॉइंट पर लगेगा जीएसटी। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहां लागू हुआ, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में, कहां, फ्रांस ने अपने यहां लागू किया था। सोचो 1954 में फ्रांस ने, विश्व में सबसे प्रथम जीएसटी फ्रांस ने लागू किया था।
भारत का जो जीएसटी है ना वो अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा माना जाता है। हमारी जीएसटी में अभी भी बहुत फॉल्ट है, इसीलिए जीएसटी समिति की क्या होती है, बैठक होती है और वो कुछ नया नया उसमें सुधार करती है। भारत की जीएसटी विश्व में सबसे कठिन जीएसटी में से एक है और भारत की जीएसटी में कर की दर का जो स्लैब है ना वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ 4 स्लैब है, कई जगह तो 1 और 2 ही स्लैब हैं, हमारे यहाँ 4 स्लैब हैं। ठीक है, तो भारत की जीएसटी एक हिसाब से पेचीदा ही है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, और सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसके क्या होते हैं, सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जीएसटी समझ में आ गया, ये पूछा गया है इसीलिए आपको बताया गया है। छोटे करदाताओं को जीएसटी से छूट दी गई है। ऐसा करदाता जिसका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है उनको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है और उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे करदाता जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से कम है उनको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है और उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। पहाड़ी क्षेत्र में यही अमाउंट 10 लाख रुपए हो जाता है ना। मैदानी क्षेत्र में जो करदाता 20 लाख या उससे कम का टर्नओवर क्या होता है, पूरे 1 साल का बिजनेस, 1 साल में जितनी खरीदी बिक्री किया है उसको मिला के क्या बोलेंगे, टर्नओवर। 1 साल में जितने का व्यापार हुआ है उसको बोलेंगे टर्नओवर। अगर उसका टर्नओवर 20 लाख तक है, उससे कम है, तो उसको जीएसटी में रजिस्टर नहीं होना है, जीएसटी नहीं देना है ना। जीएसटी परिषद के निर्णय, जीएसटी से छूट के लिए 20 लाख रुपए तक सीमा होगी, विशेष राज्यों में 10 लाख। हमारे यहां जीएसटी के लिए कितनी दर है, 4 दर है, 5%, 12%, 18% और 28%। सबसे ज्यादा क्या है, 28%। ये किस में लगता है, ये लग्जरी चीजों में लगाया जाता है। अब आपको फॉर्च्यूनर खरीदना है तो फॉर्च्यूनर में 28% मान लो लगेगा। जो लग्जरी एकदम विलासिता की वस्तुएं जो जिंदगी को बहुत ज्यादा आरामदायक बनाती है, जो जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनके बिना आदमी नहीं रह पाएगा, उनमें लगेगा 5%। अनिवार्य वस्तुओं में अधिकतर कितना है, अनिवार्य वस्तुओं में 5% लगता है जी, है ना। और जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जो एकदम लग्जरी है, उस पे लगेगा 28%। तो ये पूछा गया है कई बार कि जीएसटी की दर कितनी है, 5 दर है, कई जगह 5 लेगा, कई जगह 4 लेगा, है ना। तो अधिकतर 4 ही लेता है, 5, 12, 18 और 28। और इससे एक है पहले 0। कई चीजें ऐसे हैं जिसको जीएसटी नहीं लगेगा, 0% की दर से लगेगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं, वो जीएसटी से छूट है 0%, तो वो भी एक दर है। उसके बाद 5% लगेगा, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%। अगर मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप होटल में खाना खाते हो तो 18% जीएसटी लगता है, मूवी देखने जाते हो तो 18% जीएसटी लगता है। बिल देखना, बिल में लिखा रहता है एसजीएसटी, सीजीएसटी, है ना। सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एस मतलब स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो यही चीज है। सबसे ज्यादा जो 28 है वो बहुत रईसी वाली चीजों में लगता है ना। तो जीएसटी का आपको परसेंटेज पता चल गया। खास विलासिता मतलब लग्जरी चीजों पर 28% की सर्वोच्च दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर, 8 केंद्रीय कर और 9 राज्य स्तरीय के अप्रत्यक्ष कर और 23 केंद्रीय और राज्य उपकर समाहित किए गए हैं। मतलब कितने चीजों को मिला के जीएसटी बनाया गया। चलिए अब टाइप ऑफ जीएसटी देख लेते हैं। टाइप ऑफ जीएसटी, ठीक है, जीएसटी कितने टाइप के हैं, हमारे यहां 4 टाइप की जीएसटी है, हमारे यहां 4 टाइप का जीएसटी है। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका सीजीएसटी, इसको बोलते हैं केंद्रीय जीएसटी, है ना। ऐसा कर, ऐसा जीएसटी जो केंद्र सरकार लेता है। उसके बाद एसजीएसटी, यह है केंद्रीय जीएसटी, ठीक है, यह है राज्य जीएसटी, ठीक है। उसके बाद यह है क्या, आपका
केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, और ये क्या है, इंटीग्रेटेड, एकीकृत जीएसटी। ठीक है। अब आपको, अगर आप राज्य में हो छत्तीसगढ़ में और आप मूवी देखने जाते हो तो उसमें 18% जीएसटी लगेगा। मूवी देखने जाओगे 18% जीएसटी लगेगा। 200 रुपए की टिकट है, 200 का 18% 36 है ना, तो कुल आप 236 रुपए दोगे, जिसमें से जीएसटी कितना था 36, तो ये 36 में से 18 रुपए किसके पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास, और ये 18 रुपए किसके पास जाएगा, राज्य सरकार के पास। तो आपके बिल में लिखा रहेगा सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, है ना, और एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, यहां लिखा रहेगा 18, यहां लिखा रहेगा 18। ठीक है। तो जो जीएसटी केंद्र सरकार लेती वो केंद्र जीएसटी, जो राज्य सरकार लेती राज्य जीएसटी। अब मान लो आप दिल्ली में गए पिक्चर देखने, तो दिल्ली में भी 200 रुपए टिकट है ना, 18% जीएसटी लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा, तो 36 रुपए, 236 रुपए आप दोगे, बिल पर लिखा रहेगा, है ना, सीजीएसटी 18 रुपए और यूटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी 18 रुपए। कुल मिला के स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक ही है। पर भैया आप केंद्र शासित प्रदेशों को तो राज्य नहीं बोल सकते ना, आप केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है। तो ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ये तो सब सेम है, सेंट्रल जीएसटी केंद्र सरकार रखेगी, स्टेट जीएसटी राज्य सरकार रखेगी, यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी रखेगी। अब एक आता है आईजीएसटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। अब मान लो वस्तु का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन हुआ कहां पे, छत्तीसगढ़ में, है ना, और बिक्री कहां हुई, बिक्री कहां हुई, मध्य प्रदेश में। वस्तु का उत्पादन हुआ छत्तीसगढ़ में और बिक्री हुई मध्य प्रदेश में। उस वस्तु पर 18% जीएसटी लगेगा, उस वस्तु पर 18% जीएसटी लगेगा। अब यहां बात हो रही है कि ये जीएसटी को, 18% जीएसटी को मान लो उस वस्तु पर 18% जीएसटी लगेगा, है ना, उस वस्तु पर 18% जीएसटी लगेगा। अब ये 18% जीएसटी को कौन रखेगा, सबसे पहले 18% में 9% तो आपका कौन ले लेगा, सेंट्रल ले लेगा, 9% तो कौन ले लेगा, सेंट्रल ले लेगा। अब यहां पर कौन, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं कि किसको मिलेगा, बाकी का 9% जीएसटी किसको मिलेगा, बाकी का 9% जीएसटी किसको लगेगा। यहां छत्तीसगढ़ बोल रहा है मेरे यहां उत्पादन हुआ है मेरे को दो, यहां मध्य प्रदेश बोल रहा है मेरे यहां उत्पादन हुआ है मेरे को दो, ये दोनों लड़ रहे हैं। तो भैया केंद्र सरकार बोलेगी वस्तु किसके यहां बिकी है, वस्तु किसके यहां बिकी है, डेस्टिनेशन कहां है, मध्य प्रदेश है ना, तो भैया बचा हुआ 9% मध्य प्रदेश स्टेट जीएसटी में चले जाएगा। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। ये ऐसे काम करता है। जब अंतरराज्यीय व्यापार होगा तो एक जगह तो उत्पादन हुआ है, दूसरे जगह वो क्या हो रहा है, बिक रहा है, तो उत्पादन वाला तो बोलेगा ना भैया मेरे को दो जीएसटी, लेकिन नहीं, डेस्टिनेशन पे लगता है तो जिस राज्य में बिका है उसको दे देंगे, है ना। तो यहां कौन सा लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जब अंतरराज्यीय व्यापार होगा। ठीक है। तो ये हो गए जीएसटी के टाइप्स, ये भी एक आध बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपका था जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर, इसको बहुत अच्छे से डील किए हैं, है ना। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 101 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा क्या लाया गया है, जीएसटी। संविधान संशोधन कौन सा है, 101 संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लाया गया है ना, ये चीज याद रखना।
101 संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लाया गया। कब? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो जीएसटी देख लिए, उसके बाद ये समितियां देख लिए,